हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो आज हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 5वीं क्लास है और हम आज पार्टनरशिप को फाइनली खत्म करने वाले हैं। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया कि अकेला इंसान जब बिजनेस करता है तो क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि अगर कोई एचयूएफ या कोई फैमिली बिजनेस कर रही है इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी में, तब उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। फिर देर आफ्टर हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी। पार्टनरशिप के अंदर हमने 2 लेक्चर लगा लिए हैं और दोनों लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में समझा था पार्टनरशिप क्या होती है। मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर 100 कैंसिल करके 50 कर दिए गए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जॉइंटली एंड इंडिविजुअली, वो सारी चीजें देखी। एडवांटेजेस देखी और डिसएडवांटेजेस देखी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी देखी हमने। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप हमने देखी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले बच्चों वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर। जी हाँ, टाइप्स ऑफ पार्टनर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पार्टनर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो हम मान के चलो आप 4 दोस्त हो तो चारों दोस्त में भी अलग अलग कैटेगरी पॉसिबल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, अभी तक देख लेते हमने कितना कवर कर लिया और फिर हम अपने चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों ये सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा हो गया था हमारा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पूरा हो गया था। इसके बाद पार्टनरशिप में हमारा ये हो गया था मीनिंग, फीचर्स। इसके बाद हमारे मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था बच्चों। आज से जो हमें स्टार्ट करना है वो कौन सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, और बहुत ही डिटेल में समझेंगे आराम से ठंडे दिमाग से और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर रहा हूं बच्चों, अजम समझते हैं कितना मजेदार है टॉपिक। देखो बच्चों, पहला टाइप का पार्टनर जो है वो कौन सा है, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब नाम से पता लग रहा है वो कितना एक्टिव है। तो एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो पैसे तो लगाएगा, ठीक है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस के अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर। वो डेली बेसिस पे ऑफिस आएगा, डेली बेसिस पे डिसीजंस लेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो भैया ऑब्वियस सी बात है वो होगा ही होगा, ठीक है। पार्टनर है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो होगा ही उसका, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है। देखो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट में एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करता है, डे टू डे एक्टिविटीज में डेली पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट शेयर करेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी होगी ही होगी। ये चीज समझ में आ गई, तो उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। तो अभी तक हम जितना भी पढ़ा है ना, हम उसको एक्टिव पार्टनर एज्यूम करके पढ़ रहे थे। जैसे आप और मैं अगर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो आप भी एक्टिव पार्टनर रहोगे, मैं भी एक्टिव पार्टनर रहूंगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर पार्टनरशिप में काम करेंगे। ये आपको चीज समझ में आ गई, तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्या लिखा हो बच्चों, एन एक्टिव पार्टनर हु इज कंट्रीब्यूट कैपिटल, भैया पैसे देगा वो, बिल्कुल सही। मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, भैया वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिल्कुल सही। इज लाइबिलिटी टू अनलिमिटेड एक्सटेंट, मतलब क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और बस इन्होंने यहां पर क्या देखा है, दे एक्चुअल टेक पार्ट इन, दीज पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब ये एक्चुअल में बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर काम करते हैं, मतलब जो डेली ऑफिस आते हैं। ये चीज समझ में आ गई। एक्टिव पार्टनर सिंपल बेसिस पर जो सारे काम कर रहा है और बाकी प्रॉफिट शेयर करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, सिंपल। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चा अगला पार्टनर आता है वो क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर या फिर डॉर्मेंट पार्टनर। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब पार्टनर ऑफिस में आके सोता है? नहीं बच्चों नहीं। अब एक एग्जाम्पल वाली बात करता हूँ। एग्जाम्पल वाली बात क्या है, अब मान के चलो मेरे पास पैसे बहुत हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे बहुत है, मेरा दोस्त मुझसे कहता है यार चला, मेरे 2-3 दोस्त मुझसे कहते हैं कि चल पार्टनरशिप करते हैं सक्षम, तू एक काम कर हमारे बिजनेस में पैसे लगा दे, तू भले ऑफिस मत आइयो, तेरा प्रॉफिट का शेयर तेरे घर पर पहुंच जाएगा। आया समझ में नहीं आया, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वगैरह हम देख लेंगे क्या करना है कैसे नहीं करना है, बस तू पैसा लगा दे, प्रॉफिट तेरे घर पर पहुंच जाएगा। आया समझ में? तो मतलब मैं डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा? द आंसर इज नो। मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, मैं घर पे आराम से सोऊंगा, आराम करूंगा। मेहनत कौन करेगा? एक्टिव पार्टनर सॉरी, मेहनत करेगा। पैसे लगाऊंगा? हाँ मैं पैसे लगाऊंगा। प्रॉफिट शेयर करूंगा? बिल्कुल करूंगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी? बिल्कुल लाइबिलिटी होगी। क्या मैं डेली ऑफिस आऊंगा? द आंसर इज नो, मैं डेली ऑफिस नहीं आऊंगा। ऐसे पार्टनर को बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर या फिर डॉर्मेंट पार्टनर। ये चीज समझ में आ गई? चलो एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स। हाउएवर दे विल कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस और हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब पार्टनर कोई भी क्यों ना हो, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो रहनी ही रहनी है। ये चीज समझ लेना, हर एक पॉइंट में कॉमन है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी होगी ही होगी। ओके,
अगला आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट का मतलब क्या, हमको किसको नहीं बताना, आम जनता को नहीं बताना, पब्लिक को नहीं बताना। मतलब क्या है, एक ऐसा पार्टनर जो लोगों से छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। पैसे लगाएगा, लगाएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस लेगा, बिल्कुल लेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी। क्या लोगों को बताएंगे उसके बारे में? द आंसर इज नो, लोगों को नहीं बताएंगे उसके बारे में। मतलब वो पार्टिसिपेट तो करेगा बिजनेस में, मैनेजमेंट, वो बिजनेस चलाएगा लेकिन सीक्रेटली चलाएगा बिजनेस। मतलब हम लोगों को उसको नहीं बताएंगे कि हमारा पार्टनर है। ये आपको चीज समझ में आ गई? अच्छा, ये पार्टनर हम तुम कब बनाते हैं? जब हमको किसी को छुपा कर लाना होता है, हमको पता है इसके इस पर्सन के अंदर खूबी है और ये हमारे बिजनेस को ना एक्स्ट्रा लेवल पर लेके जाएगा, तो बट वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। कि हम इसको हम कंपटीशन के सामने इसको डिस्क्लोज कर दे तो लोग उसको ज्यादा ऑफर देने लग जाए कि तुम्हारे साथ आ जा, हमारे साथ आ जा, ऐसा ना हो। तो इसलिए हम इसको डिस्क्लोज ही नहीं करते। ये आपको आगे समझ में? तो एक बार रीड कर लेते अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? अ सीक्रेट पार्टनर इज द वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ये उस बिजनेस का पार्टनर है भी कि नहीं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि बिल्कुल सही, बाकी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस लेगा और अनलिमिटेड लायबिलिटी तो भैया उसकी रहेगी ही रहेगी। ये चीज समझ में आ गया अभी तक? बिल्कुल सही। तो बच्चों अभी तक हमने 3 पार्टनर पढ़े हैं और मैं तीनों पार्टनर को एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने बच्चों पढ़ा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, डेली बेसिस पे मैनेजमेंट को संभालेगा, प्रॉफिट श्योर लेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर में बच्चों हमने क्या देखा था? बस वो ऑफिस नहीं आएगा, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी सारे काम करेगा। कहने का मतलब वो कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होगी। और सीक्रेट पार्टनर में सब कुछ होगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट होगा, डेली बेसिस बिजनेस में मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करेगा और प्रॉफिट भी शेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होगी, लेकिन बस पब्लिक को नहीं बताएंगे। ये आगे समझ में? ओके। फोर्थ वाला जो पार्टनर है वो एक्सेप्शनल पार्टनर है। एक्सेप्शनल पार्टनर का मतलब कैसे, एक बार रीड करते हैं। नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है सिर्फ नाम भर का पार्टनर है, ठीक है, नाम भर का, बस ये हमारा बस ये हमारे संग पार्टनर है। कहने का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपकी कोई बिजनेस फर्म है और आपको लोग समझने लग जाए, अरे आप बोलो लोगों को तो यार शाहरुख खान हमारी फर्म में पार्टनर है, शाहरुख खान हमारी फर्म में पार्टनर है, या अमिताभ बच्चन हमारे फर्म में पार्टनर है, या रणवीर सिंह हमारे फर्म में पार्टनर है, या विराट कोहली हमारे फर्म में पार्टनर है, तो आपकी फर्म की इज्जत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, हाँ है ना। क्या वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं। क्या वो आप उससे पैसे लगवाओगे? नहीं। लगवा भी सकते हो, नहीं भी लगवा सकते हो, बट नॉर्मली नहीं लगवाते। आप किसी को नाम भर के लिए पार्टनर बना रहे हो तो उससे पैसे थोड़ी ना मांगोगे। ये चीज समझ आ रही है? यहां पर नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है कि बस आपने सिर्फ लोगों को बताने के लिए उसको पार्टनर बनाया है, अदरवाइज आप उससे कोई लेना देना नहीं है उसका बिजनेस से, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आई? वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा। वो क्या बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। क्या वो प्रॉफिट एंड शेयर लेगा? नॉर्मली नहीं लेते हैं वो, बट ले सकते हैं, नॉर्मली नहीं लेते। लेकिन क्या फॉर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी? द आंसर इज यस। ध्यान रखना, पार्टनर चाहे कोई भी क्यों ना हो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो सीक्रेट हो, चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो एक्टिव हो। ये आपको चीज समझ में आई? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ अपना नाम देते हैं कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, सिर्फ अपना नाम का यूज होने देते। फॉर एग्जाम्पल आप अपने शहर के बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो और लोग चाहते हैं कि आप उनके संग काम करो जिससे लोगों के प्रति उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो, आपकी मदद से उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो, तो वो क्या करेंगे? आपको रिक्वेस्ट करेंगे यार सब बस आप हमको अपना नाम यूज करने दो, ठीक है। बदले में जो आप पेमेंट लेना चाहो वो पेमेंट लोगे, लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि सिर्फ आप हमको अपना नाम यूज करने दो कि आप हमारे संग काम करते हो या हमारे संग ओनर हो। तो इससे क्या होगा? उनकी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो वही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है कि नॉमिनल पार्टनर बस उसको अपना नाम यूज करने के लिए अलाउ करता है, बट वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, और पार्टनर प्रॉफिट एंड श्योर में भी नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करता। उसको मतलब नहीं होता, उसको वन टाइम पेमेंट लेता अच्छी खासी, ठीक है। और रीपेमेंट के लिए वो लायबल होगा? द आंसर इज यस। थर्ड पार्टी के लिए तो वो अनलिमिटेड लायबल होगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये 4 पार्टनर तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले जो 2 पार्टनर है ना, आपको लगेगा अरे भैया गलत हुआ, जो पार्टनर नहीं है उनको भी पार्टनर मान लिया जाता है। बोला क्या मैंने? जो पार्टनर नहीं है उसको भी पार्टनर मान लिया जाता है, कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं। अब क्या होती है जरा एक बार रीड करते हैं।
फिफ्थ पार्टनर है पार्टनर बाय एस्टॉपल। एक बार रीड करेंगे, क्या लिखा है, पार्टनर बाय एस्टॉपल। सर ये एस्टॉपल का मतलब क्या होता है बताता हूं, सब पूरा पहले केस समझेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो कोई एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आप एक पर्टिकुलर किसी दुकान पर जाते हो, ठीक है, तो आप देखते होगे एक तो दुकान वाले अंकल रहते हैं और साथ में कभी कभार है ना उनके संग एक दूसरे अंकल भी होते हैं। देखा है, कभी नोटिस किया, उनके संग कोई दूसरे अंकल भी होते हैं। आप सामान मांगो तो वो सामान निकाल कर दे देंगे, ठीक है, आप पैसे दो तो वो पैसे काट कर आपको वापस कर देंगे। आपने कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज देखी होगी। पर होता क्या है, वो उनके दोस्त होते हैं, वो उनके पार्टनर नहीं होते हैं, वो उनके दोस्त होते हैं जो डेली बेसिस पर उनसे मिलने आ जाते हैं। या ये कह लो बगल में दुकानदारी होती तो आपस में दोस्त हो जाते हैं, तो वो उनके साथ काम कर, उनके संग बैठना चालू कर देते हैं। तो होता क्या है, कभी आप सामान लेने जाते हो या कभी वो कहीं बाहर गए हैं तो वो कहेंगे 10 मिनट बैठ जा, मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में कहीं काम से जा रहा हूँ। तो होता क्या है, वो अपनी दुकान पर बैठा जाते हैं। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आप दुकान पर जाओगे, आप उनको पैसे लोगे, सामान लोगे, होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या मानोगे, वो अंकल है, पड़ोसी अंकल है, या आप मानोगे वो ओनर है? क्या आप मानोगे वो उस फर्म के ओनर हैं या उस फर्म में पार्टनर हैं, उसके मालिक हैं? मानोगे नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। चलो इसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। तो देखो होता क्या है, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं जरा। मतलब आप उनको पार्टनर समझ रहे हो, एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये उनकी दुकान है, ये उनका काउंटर है, अंकल यहां बैठे जो ओनर है, ठीक है, और जो उनके फ्रेंड हैं वो यहां पर है, ठीक है, ओनर यहां पर, यहाँ फ्रेंड है, आप यहां पे खड़े हो। आप जब भी आते हो ना नॉर्मली, तो ये दोनों अंकल भी मिलते हैं और उनके फ्रेंड भी मिलते हैं। ये चीज समझ में आई? तो होता क्या है, आप डेली बेसिस पे उनको देखने लग जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ही बिजनेस के ओनर है। हाँ या ना, आपको लगता है ये दोनों ही बिजनेस के ओनर हैं। तो होता क्या है, कभी कभार आपको लगता है ये दोनों ओनर है, तो आप कभी कभार इनसे ही उधारी कर लेते हो। होता है कि नहीं होता है? या ये आपको बिजनेस में कुछ उधारी वगैरह करना चालू कर देते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, ये अंकल ऑल्दो तो पार्टनर नहीं है, बट लोगों को इंप्रेशन दे रहे हैं या लोगों को लग रहा है कि ये पार्टनर हैं। लोगों को लग रहा है कि ये पार्टनर है क्योंकि ये ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ये पार्टनर है। ऑल्दो इन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूं, इन्होंने कभी भी मुंह से कभी नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन ये रिएक्ट ही ऐसे करते हैं। अंकल से सामान मांगो, ये सामान निकाल कर दे देंगे। अंकल से बोलो कि अंकल ये पैसे काट लो, ये पैसे काट कर दे देंगे। तो आपको तो ये लगेगा ना यही मालिक है, क्योंकि ये सारे काम कर रहे हैं, इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ना कि ये मालिक है, तो ये पार्टनर मान लिए जाएंगे लोगों की नजरों में। आया ना? चलो एक और बात करता हूं। अब मान के चलो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है, कोई भी कह लो, लेकिन आप है ना कभी किसी मीटिंग में गए, आप मीटिंग में गए और मीटिंग में आप अकेले जाना नहीं चाहते, आपको डर लगता है कि क्लाइंट के सामने बैठूंगा क्या होगा। तो एक हुआ क्या, आप अपने किसी दोस्त को साथ ले गए, ठीक है, आप तो गए लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड को साथ ले गए और क्लाइंट के सामने कुछ बातचीत हुई, ठीक है, क्लाइंट के सामने कुछ बातचीत वगैरह हुई। तो आप भी आराम से बात कर रहे थे और आपका दोस्त भी आराम से बात कर रहा था, ठीक है। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि आप दोनों क्या हो उस बिजनेस में, पार्टनर हो, है ना, क्योंकि वो इस तरीके से बात कर रहा है, उस तरीके से समझा रहा है कि जैसे मान के चलो आप दोनों का ही वो बिजनेस है ना। तो इसकी नजर में जो क्लाइंट होगा उसकी नजर में आप क्या बन जाओगे, आप दोनों पार्टनर बन जाओगे। जो आपका दोस्त है वो भी आपके बिजनेस का पार्टनर माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस केस में अगर आपके फ्रेंड के कुछ कहने पर उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, कुछ लायबिलिटी बन गई, तो आपका दोस्त भी उस क्लेम के लिए लायबल माना जाएगा। ये ध्यान रखना, उस केस के लिए, उस पर्टिकुलर टाइप के लिए आपका फ्रेंड भी लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा दिखाया लोगों को कि मैं भी उस फर्म में पार्टनर हूं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई आपको? मतलब क्या, पार्टनर है नहीं लेकिन बिहेव ऐसा कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है। ध्यान रखना, लोगों को लग रहा है कि वो पार्टनर है तो वो पार्टनर माना जाएगा। और उस केस में अगर उस पार्टनर की वजह से, उस दोस्त की वजह से कोई लायबिलिटी जनरेट होती है तो वो दोस्त भी लायबल माना जाएगा उस लायबिलिटी के लिए। मालिक तो माना जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो दोस्त भी माना जाएगा। ये ध्यान रखना इस चीज के लिए। इसको बोला जाता है बच्चों पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये चीज समझ में आ गई? एक बार जरा रीड कर लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा क्लैरिटी से। एक बार जरा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपल इफ थ्रू हर और इज इनिशिएटिव, मतलब वही कि खुद सामान पैसा निकाल के दे देना, खुद सामान निकाल के दे देना, खुद आपका क्या कहते हैं वो
पैसे काट कर देते ना, वो सारे से कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, वो अपने तरीके से ऐसा रिएक्ट कर रहा है जिससे वो इंप्रेशन दे रहा है लोगों को कि वो उस फर्म का पार्टनर है। ठीक है ना, ऐसे इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि मैं उसका पार्टनर हूं। उस केस में वो थर्ड पार्टी के लिए, लोन के लिए लायबल माना जाएगा, भले ही उसने पैसा ना लगाया हो बिजनेस के अंदर, भले ही वो पार्टनर ही ना हो, भले ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ही ना करता हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल माना जाएगा क्योंकि वो लोगों के नजर में इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है कि वो पार्टनर है। ये चीज समझ आए, क्योंकि लोग कभी कभार क्या होते हैं, पूछते नहीं है कि भैया आपसे, भैया आप इस बिजनेस के मालिक हो, भैया रोज आप देखोगे इसको तो आपको लगेगा ना मालिक है, तो रोज आप उसको देख रहे हो, रोज समझ रहे हो, तो आपको लगेगा वो मालिक है इस बिजनेस का। तो उस केस में कोई लायबिलिटी जनरेट होती है तो वो भी पार्टनर लायबल माना जाएगा, और वो भी कितना, अनलिमिटेड माना जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, क्लियर, ठीक है। 6, ओ माय गॉड, काफी बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है। क्या लिखा हुआ जरा रीड करेंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब क्या? होल्डिंग आउट का मतलब दिखाना, जबरदस्ती दिखाना। मतलब क्या? आप पार्टनर नहीं हो किसी बिजनेस के, आप पार्टनर नहीं हो किसी बिजनेस के, लेकिन ये जानते हुए कि आप पार्टनर नहीं हो, आप लोगों को बता रहे हो कि मैं पार्टनर हूं। ये जानते हुए भी कि आप पार्टनर नहीं हो, आप लोगों को बता रहे हो कि मैं पार्टनर हूं, तो ऐसे केस में अगर आप कोई लायबिलिटी जनरेट कर लेते हो फर्म के पार्ट पर, तो आप भी उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या माने जाओगे? बिल्कुल सही, लायबल माने जाओगे। ये चीज क्लियर हो गया? हाँ या ना? नहीं हुआ समझ में? मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल बताता हूं। हुआ क्या, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आप और आपके दोस्त बिजनेस में बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर आकर बात कर रहा है, ठीक है, और कस्टमर आपको बोल रहा है कि वो आपका बिजनेस पार्टनर है। मैं कह रहा हूं हाँ बस समझ लो, बस भाई है, अपने भाई हैं अपने, बस समझ ले। मतलब उसको भी पता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है, आप तो बोल ही रहे हो कि भाई जैसा भाई जैसा, लेकिन कस्टमर को लग रहा है कि वो पार्टनर है, ठीक है, और कस्टमर और आपके दोस्त को पता है कि वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो सामने वाले को बता नहीं रहा है कि मैं पार्टनर नहीं हूं। ये जानते हुए भी कि वो पार्टनर समझ रहा है मेरे को इस बम का, लेकिन मैं उसको बता नहीं रहा हूं, तो उस केस में वो लायबल माना जाएगा, बिकॉज ही इज होल्डिंग आउट टू बी द पार्टनर। वो अपने आप को पार्टनर दिखा रहा है, तो फिर उसको लायबिलिटीज के लिए पार्टनर माना जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ गई? और लेकिन अगर आपको ऐसी चीजों से बचना है तो आपको ओपनली क्लियरली बताना पड़ेगा, भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, मेरे नाम पर कुछ मत कर देना, मेरी बातों पर आकर कुछ मत कर देना, मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हूं। तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग आपको कोई समझते कि आप पार्टनर हो और आपके नाम पर वो कोई ट्रांजेक्शन कर देते, तो आप लायबल माने जाओगे। ये आपको चीज समझ में आ गई? एक बार मैं रीड करता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पार्टनर हु दो इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म बट knowingly allows himself or herself to be represented the partner of firm। मतलब क्या? वो जानबूझकर अपने आप को एज अ पार्टनर दिखाने की कोशिश कर रहा है। Such partner becomes liable to outside creditors for the payment of doubt, जो उस डेट के लिए जो उसके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हुए हैं, जो उसके इमेज के बेसिस पर जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो उसके लिए लायबल माना जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? ऑल्दो वो रियली पार्टनर नहीं है और वो अगर अपने आप को बचाना चाहता है उस लायबिलिटी से, तो उसको इमीडिएटली बोलना पड़ेगा, नहीं भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, मेरे नाम पर कुछ मत करो, मैं पार्टनर नहीं हूं, उसको क्लियरली बताना पड़ेगा। और लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको लायबल माना जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से स्टोरी बना के बताता हूं आपको। आप मान के आप हो और आपके दोस्त है, ठीक है, तो आपको कस्टमर आता है, ठीक है, कस्टमर आपको उनको आपके दोस्त को बोलता है कि आप भी तो मालिक हो बिजनेस के, तो कहता है हाँ हमारी दुकान है, क्या दिक्कत है, बताओ क्या करना है। मतलब क्या, उसने जानबूझ के, पार्टनर है नहीं लेकिन जानबूझ के उसने बोल दिया कि हाँ मेरा बिजनेस है, तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल माना जाएगा जो उसकी वजह से हुआ है, जो उसके नाम पर हुआ है, ठीक है। और अगर उसको बचना है ऐसी चीजों से, तो उसको बोलना पड़ेगा, नहीं भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं बिजनेस में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन करना आप अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन करो। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो एक बार हमारे पास ये चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे चार्ट दे रखा है, कंपैरिजन दे रखा है सबका, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन करता है,
प्रॉफिट शेयर होता है कि नहीं होता, ठीक है। और लायबिलिटी, तो बच्चों लायबिलिटी तो हर एक की अनलिमिटेड होती है, इस चीज को तो टेंशन लेना ही नहीं है। देखो एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यस। बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, यस। प्रॉफिट शेयर लेता है, यस। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो उसकी होती ही होती है, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर का तो समरी हो गया। स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर, सिर्फ वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सारे काम होते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यस। मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, द आंसर इज नो, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रॉफिट शेयर करता है, यस। वो सिर्फ बिजनेस में काम करने नहीं आता, बाकी सारे काम वो करता है, ठीक है। और लायबिलिटी तो उसकी अनलिमिटेड है ही। ये चीज क्लियर हो गया। सीक्रेट पार्टनर सब कुछ करेगा, पैसा भी लगाएगा, बिजनेस में मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा और अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, लेकिन सब कुछ सीक्रेटली होगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यस। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट सीक्रेटली, ठीक है। प्रॉफिट शेयर भी लॉस करेगा, बिल्कुल सही। और अनलिमिटेड लायबिलिटी तो सबके केस में है ही। नॉमिनल पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम यूज करने देता है, पैसा लगाता है नहीं, बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है नहीं, प्रॉफिट लेता है नहीं, जनरली नहीं लेता, वो एक लमसम अमाउंट लेता अलग से, ठीक है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यस। पार्टनर बाय स्टॉपेल मतलब क्या, लोगों को ऐसे रिएक्ट करके दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है। उसका बिहेवियर ऐसा है कि लोगों को लग रहा है पार्टनर है, ठीक है। ऑल्दो उसने कुछ नहीं बोला मैं पार्टनर हूं ना, उसको पता है कि लोगों को लग रहा है, लेकिन बिहेवियर उसका ऐसा है, वही सामान निकाल कर दे देना, सब कुछ कर देना, तो लोगों को लगेगा ना ओनर है। तो उसने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होगी, नहीं। उसने क्या बिजनेस के मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करा होगा, नहीं। क्या वो प्रॉफिट श्योर ले रहा है, नहीं। वो तो बैठने आता है, टाइम पास करने आता है, लेकिन उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, बिल्कुल सही। जो बार बार बोल रहा है मैं पार्टनर हूं, जो हो गया एक्चुअल में पार्टनर नहीं था, उस केस में क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करा, नहीं। पार्टिसिपेट किया मैनेजमेंट में, नहीं। प्रॉफिट शेयर किया, नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, यस। ये चीज समझ में आ गई, लायबिलिटी होगी, यस। यहां तक क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बच्चों हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर। 5 तरीके, 6 तरीके हमने टाइप ऑफ पार्टनर देख लिए। एक हो रहा था एक्टिव पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा हमारा सीक्रेट पार्टनर, चौथा नॉमिनल पार्टनर, पांचवा पार्टनर बाय एस्टॉपेल और छठा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप, या ये कह लो लास्ट टॉपिकों में से टॉपिक आता है। एक आता हमारा पार्टनरशिप डीड और दूसरा आता है बच्चों हमारा रजिस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने, एक आता हमारा पार्टनरशिप डीड और एक आता हमारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक बार देखते हैं उसको अच्छे से। तो अब बात करते हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड के बारे में। देखो जब भी मैंने आपको पार्टनर की डेफिनेशन सुनाई थी, तो मैंने आपको बोला था पार्टनर के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या बोलता है, एग्रीमेंट। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो पार्टनर, देखो जब भी पार्टनरशिप होती है तो वहां पर हम एक एग्रीमेंट रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती है, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, नुकसान हुआ तो क्या करेंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर, कोई नया पार्टनर आएगा तो हम क्या करेंगे, कोई पार्टनर जाएगा तो हम क्या करेंगे, कोई डिस्प्यूट हुआ तो क्या करेंगे। वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, आपस में एग्री करते हैं बिजनेस चालू करने से पहले। तो ये जब ये सारी चीजें एक पेपर पे लिख देते हैं तो उस पेपर को क्या बोला जाता है, उस पेपर को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। आई रिपीट, वो सब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप जब एक पेपर पे लिख दिए जाते हैं और बाद में पार्टनर सारे मिलकर साइन कर देते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट में तो कोई दिक्कत होती नहीं, कोई कागज है ही नहीं। जिस दिन कागज बन गया उस पर साइन होगा तो उस चीज को बोला जाएगा पार्टनरशिप डीड। और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जो आपने अभी बोलकर सुनी कि तो सबसे पहले बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, बिजनेस किस चीज का करते हैं, आपका नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेसेस क्या है, ठीक है। इसके अलावा कौन किसने कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तब क्या करेंगे, कोई पार्टनर जाना चाहेगा तब हम क्या करेंगे, किसी की डेथ हो जाती है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। कौन किस इंटरेस्ट कौन किसको कितना देगा, ड्राइंग कितनी कौन कर सकता है, डिस्प्यूट होगा तो कैसे रिजॉल्व होगा, बिजनेस बंद करना हो तो कैसे बंद करेंगे। वो सब सारे टर्म्स एंड कंडीशन जब हम एक पेपर पे लिख देते हैं तो उस पेपर को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ये आपको चीज समझ में आ गई, बस अब रीड करना हमारा टॉपिक कंप्लीट, ये वाला। देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, एक बार रीड करेंगे। इन ऑर्डर टू एंटर इन द पार्टनरशिप अ क्लियर एग्रीमेंट with respect to terms and condition and all aspect concerning to partners so that there is no misleading among the later in the partner। मतलब क्या, देखो सब जब भी पार्टनरशिप में हम एडमिट करते हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करते हैं जिससे कि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बिल्कुल सही।
ये चीज क्लियर हो गया। वैसे जरूरी नहीं है कि रिटर्न रखो, लेकिन एडवाइस किया जाता है कि आपको रिटर्न होना चाहिए, जिससे सबूत लग सके ना भैया कि हाँ आप ही ने साइन करा है। वरना बोलेगा मैंने थोड़ी ना बोली थी, मेरे को कोई याद नहीं है, मैंने थोड़ी ना बोली थी, वो सामने वाला झुटला गया तो उस केस में उस पर रिटर्न होगा, आपने साइन करे होंगे तो आप उसको सबूत दिखा सकते हो, लेकिन बेटा तेरे सिग्नेचर है, तूने इस पर लिखा है, हाँ मैं एग्री करता हूं, ठीक है, तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए उसको पार्टनरशिप डीड को हम रिटर्न में लगवाते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो क्या लिखा हुआ जरा पढ़ेंगे। द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। सिंपल सोबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या आता है बच्चों, जरा एक बार रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रख लेना, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। फर्म का नाम क्या है, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, एड्रेस क्या है बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस कितने टाइम तक चलाना चाहते हैं, इंडेफिनेट पीरियड तक, गोइंग कंसर्न या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, किसने कितना पैसा लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, ठीक है, इसके अलावा किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक है, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, कौन कितना पैसा निकाल सकता है, ड्राइंग कितनी करा जा सकता है, कोई नया पार्टनर आ गया तो क्या करेंगे, रिटायर हो गया तो पार्टनर क्या करेंगे, निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इसके अलावा बिजनेस को बंद करना हो तो क्या। सर ये सारे याद करने पड़ेंगे नहीं बच्चों, कुछ भी 4-5 याद कर लेना बस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट्स कैसे सॉल्व होगा, उसको चेक कैसे करवाएंगे, ऑडिट कैसे करवाएंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तब क्या किया जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, आपके मन में जो आया वो आप लिख सकते हो उस डीड के अंदर। ये चीज समझ में आ गया। तो सिंपल वे में पार्टनरशिप डीड की अगर डेफिनेशन बताई जाए तो वो क्या है, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, सुपर लास्ट टॉपिक है हमारा किस चीज का, पार्टनरशिप का, और वो क्या है, रजिस्ट्रेशन। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप गवर्नमेंट के पास ये बताते हो, गवर्नमेंट के पास ये लिखवा कर आते हो कि हाँ हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है, नो कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन करवा लो तो कुछ फायदे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। क्या बोला मैंने, करवा लो तो कुछ एक्स्ट्रा फायदे मिल जाते हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक हो। तो क्या लिखा हुआ है, मैं चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझ में आता है तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। देखो होता क्या है, मान के चलो ये आपका बिजनेस है, ठीक है, यहां पर आप 3 पार्टनर हो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, आपका बिजनेस बहुत मस्त चलता है, ठीक है। आप गए एक ऑफिस के पास, गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। क्या बोला जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। ये ऑफिस होता है, एक पर्सन होता है जो अथॉरिटी पर बैठा होता है। आप इसके पास जाते हो, बोलते हो कि हमको अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर का मतलब होता है बच्चों हमको अपने आपके नाम पर, अपने गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक ऑफिस बनाया हुआ रजिस्टर फॉर्म, जहां पर आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये ना ये एक ऑनलाइन रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसको बोला जाता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों, रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फीस जमा होती है। तो ये डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इनकी फर्म का जो नाम होता है, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप फर्म का जो नेम होता है वो उस डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। तो लिखने का मतलब हो जाता है कि हाँ आपकी फर्म हमारे पास क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, कानूनी तौर पर आप एक बिजनेस चला रहे हो, ये प्रूफ हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई, आपके पास डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ आपका जो फर्म है वो गवर्नमेंट के पास क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। या कुछ चीज समझ में आ गई, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई रजिस्टर का मतलब समझ में आ गया, कहाँ रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर कराते हैं, वो कहाँ नाम लिखता है हमारा, वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में हमारा नाम लिख देता है, ठीक है, ओके। कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बोला जाता है करवा लो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि बड़ा बिजनेस करोगे तो फिर करवा लेना चाहिए। तो एक बार रीड करते हैं, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दैट एंट्रिंग ऑफ द फर्म नेम्स along with the particulars, मतलब कुछ भी जो अदर इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। आप रजिस्टर ऑफ फर्म्स में अपना नाम जुड़वाना चाहते हो, जो किसके पास रखा रहता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रखा रहता है। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि रजिस्टर ऑफ फर्म के पास कौन सा रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर ऑफ फर्म्स होता है। रजिस्टर मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, ऑनलाइन कह लो, फिजिकल रूप में कह लो, जहां पर उसके नाम लिख देते हो कि हाँ आप रजिस्टर्ड हो,
ठीक है, ये प्रूफ होता है कि हाँ आपकी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। वरना अदरवाइज अगर मैं बात करूं कोर्ट में, तो कोर्ट में खाली कागज को नहीं माना। आप अगर आप ये लिख दो A4 साइज पेपर पे लिख दो कि हम पार्टनरशिप में, तो वो कानून में नहीं माना जाता। इट शुड बी ऑन लीगल पेपर्स, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ध्यान रखना, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका रजिस्टर्ड बिजनेस माना जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो ना, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आई रिपीट, ये जो दिक्कतें हैं ये आपको फेस करनी पड़ सकती है। पहला क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करेंगे। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म्स कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर्स। पहले पॉइंट को जरा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने क्या बोला है कि मान के चलो आपकी फर्म थी, ठीक है, ABC 3 पार्टनर थे, ABC 3 पार्टनर थे। इन दोनों ने आपके संग धोखाधड़ी करी फर्म में। तो आप अनरजिस्टर्ड हो, अगर अनरजिस्टर्ड हो, तो आप इनके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ केस नहीं कर पाओगे कि बी और सी ने मेरे को मेरे बिजनेस में धोखाधड़ी करी, हमने पार्टनरशिप करी थी और इन्होंने हमारे संग धोखाधड़ी करी। आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ होगा ही नहीं कि आप तीनों पार्टनरशिप में थे। ये चीज समझ आई? आपके पास प्रूफ होगा ही नहीं कि आप पार्टनरशिप में थे, इसलिए बोला जाता है पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा लेना। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर ऑफ फर्म में अपना नाम डलवा लेना, तो प्रूफ मेंटेन हो जाता है। ये चीज समझ में आई? तो आप इन दोनों के खिलाफ या बिजनेस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ में आया? और दूसरा, ये मान के चलो एक पर्सन ने धोखाधड़ी करी, ठीक है, ये 3 फर्म है ABC, इस फर्म ने ये पैसा लेके भाग गया या इसने कोई चोरी वोरी कर ली, तो ये बिजनेस या फर्म इसके खिलाफ कोई केस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आप बिजनेस में थे, आप पार्टनरशिप में थे, आपने रजिस्टर्ड ही नहीं करवाई। एक कागज पे लिखने से बिजनेस थोड़ी ना रजिस्टर्ड हो जाता, आपने रजिस्टर्ड ही नहीं करवाई। ये चीज क्लियर हो गया? बिल्कुल। दूसरा क्या लिखा हुआ है? अ फर्म कैन नॉट कंप्लेंट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। समझ में आया? चलो एक बार ये भी देख लेते क्या लिखा हुआ है। फर्म थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये हमारी बिजनेस की फर्म है और ये हमारा सप्लायर था, ये हमारा एक सप्लायर था और इसने हमारे संग कुछ धोखा कर दिया, ठीक है, तो हम इसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि इसने हमारे संग बिजनेस किया है, हम पार्टनरशिप फर्म में, हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इस केस में दिक्कत हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया? और लास्ट वही जो मैंने आपको बता दिया, अ फर्म भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के खिलाफ भी केस रजिस्टर फाइल नहीं कर सकती। ये आपको चीज समझ में आ गई? तो इसलिए बोला जाता है कि रजिस्टर करवा लो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हैं और बाद में धोखाधड़ी झेलते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, तो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कहां पे कराना पड़ता है, कौन से कानून के अंदर कराना होता है बच्चों? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कानून में रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये हमने पार्टनरशिप की स्टार्टिंग में बताया था, डेफिनेशन में ये दे रखी थी, वही सही। जो ये कानून है ना इस पार्टनरशिप का, इसी के अंदर लगता है। ये चीज क्लियर हो गया? तो बस इन्होंने यही बोला है कि अगर आप फर्म को रजिस्टर करा लेते हो, आप फर्म के नाम पर बहुत कुछ कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन कब कराया जा सकता है? पार्टनरशिप चालू करने से पहले भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और बिजनेस चालू होने के कितने बाद भी, मतलब 10 साल पहले पार्टनरशिप चालू करी थी तो आज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, करवा सकते हैं। कभी भी पार्टनरशिप रजिस्टर करा सकते हो, बिजनेस चालू करने से पहले, बिजनेस चालू करने के बाद, कभी भी करवा सकते हो। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आता है सर प्रोसीजर क्या है रजिस्टर करवाने का। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। किसको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन के अंदर वो आप सारी डिटेल्स लिखोगे। बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस कहां पर है और कहां जगह पर अपने बिजनेस कर चुके हो, पार्टनर कब ने कब कब ज्वाइन करा था, सबके एड्रेस, पार्टनरशिप कितनी पुरानी है, ठीक है, और ये पार्टनर सबके द्वारा साइन होनी चाहिए, मतलब सबके द्वारा, ठीक है। एक दो पार्टनर करेंगे तो काम नहीं बनेगा, सबके द्वारा साइन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर ऑफ फर्म्स में आपके नाम का एंट्री कर देगा और फिर बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा। ये चीज समझ में आ गई? तो ये होता है रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ फायदे। रजिस्ट्रेशन करवा लो तो ज्यादा फायदे में रहते हो। और पार्टनरशिप डीड का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक रिटन एग्रीमेंट होता है बच्चों,
एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस के 2-4 नाम आप याद कर लेना। ये चीज समझ आ गई। और हमने 6 टाइप के क्या पढ़े बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, एक्टिव पार्टनर, हर एक चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं करता, वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सारे काम करता है। तीसरा सीक्रेट पार्टनर था, जो सारे काम करता है बट सीक्रेटली करता है। एक होता है नॉमिनल पार्टनर, ना तो वो पैसा लगाता है, ना वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, ना प्रॉफिट लेता है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम यूज करने देता है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एस्टॉपल क्या होता है बच्चों, जो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है अपने बिहेवियर से कि मैं पार्टनर हूं, तो उस केस में वो भी लायबल माना जाएगा। ना तो उसने पैसे लगाए, ना बिजनेस पार्टिसिपेट किया, ना प्रॉफिट शेयर करता, बट लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, लोगों को लग रहा है कि वो पार्टनर है, उसको भी पता है कि लोगों को लग रहा है कि मैं पार्टनर हूं, बट वो बता नहीं रहा है कि मैं पार्टनर हूं। मतलब कंफ्यूज कर दिया, मतलब ये मैं जानते हुए भी नहीं बता रहा हूं कि मैं पार्टनर हूं। आपको लग रहा है मैं पार्टनर हूं बट मैं नहीं बता रहा, ठीक है, तो इसमें मेरी गलती है, तो मैं भी लायबल मानना चाहूंगा। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। आज हमने पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट कर ली। मतलब हमने 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया हमने डिटेल के अंदर, एचयूएफ पढ़ लिया डिटेल के अंदर, और पार्टनरशिप भी डिटेल के अंदर पढ़ लिया। अभी बस हमारे 2 टॉपिक बचे हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज। तो अब अगला हमारी जो वीडियो होगी, अगला जो सेशन होगा वो होगा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसके बाद होगा कंपनीज पे, उसके बाद हम चैप्टर को कर देंगे समाप्त। ठीक है, चैप्टर लेंथी है लेकिन मजेदार है। आई होप आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिए, बेवजह घर के बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।